ओके जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। इसमें वो कहता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 शो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो अब आपने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इस वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन ऑफ ए ऑन बोथ साइड। तो जब हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ए क्रॉस ए, फिर फर्दर ए बी के साथ मल्टी क्रॉस होगा तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, फिर ए क्रॉस सी। अब हमें पता है कि सेम में हमारे पास वेक्टर्स थे, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ये डिफरेंट थे, ए क्रॉस बी है प्लस ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो जब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए क्रॉस सी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपका इसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा और ये माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कि माइनस ए क्रॉस, क्योंकि आपको पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, तो इसलिए साइन क्योंकि हमारे पास रिवर्स हो जाते हैं। तो अब ये माइनस ए क्रॉस सी है, तो इसको हम अगर हम लिखें तो सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए हो गया। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। इसी तरीके से आपने क्या कर लेना है, इस इक्वेशन का फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है बी के साथ ऑन बोथ साइड। तो जब हम बी के साथ इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बोथ साइड, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ज़ीरो। अब हमारे पास जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं बी क्रॉस ए, फिर इसी तरीके से बी क्रॉस बी और फिर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए को हम लोग माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल लिख सकते हैं। बी क्रॉस बी है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इन दो इक्वेशन से हमें प्रूव हो जाता है, साबित हो जाता है कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो इक्वल है वो बी क्रॉस सी के, विच इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए। सो यहाँ पे ये हमारे पास इसका प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो वहाँ पे वो हमें कहता है कि जी ए आपके पास फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी। अब ये ए और बी आपके पास गिवन है यहाँ पे, तो आपने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, इज़ द परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए एंड बी। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, ए क्रॉस बी को फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, ए क्रॉस बी को जब आप लोग फाइंड करेंगे तो सिंपली आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा सी। सेम जो मेथड हम लोग इसमें यूज़ करते आ रहे हैं उसी मेथड को आप लोग यहाँ पे भी फॉलो करोगे। ए क्रॉस बी को जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो है वो वेक्टर आ जाता है सी। सी की आपने फिर क्या कर लेनी है, मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेना है। सी की मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद सी की मैग्नीट्यूड जब आपने फाइंड कर ली है तो उसके बाद आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ऊपर आपने वेक्टर रख लिया सी और नीचे उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है। सो यही आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इसका रिजल्ट था। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 10 हो और वो परपेंडिकुलर हो इन बोथ, जो दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है इनके ऊपर। सिंपली ए क्रॉस बी आपने फाइंड कर लेना है। ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा सी। सी की आपने सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। मैग्नीट्यूड फाइंड किया आपने तो वो आपके पास आ गई है 4 इंटू अंडर रूट 65, और इसका फिर आपने क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है जी, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वो आपने अप्लाई करनी है। ठीक है जी, हमारी जो कंडीशन गिवन थी इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है कि सपोज हम लोग ये कहते हैं कि जी C1 जो है वो एक रिक्वायर्ड वेक्टर है जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है और वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए एंड बी के ऊपर। सो यहाँ पे C1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे C1 जो वेक्टर है विच इज़ इक्वल टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर उसका आ जाता है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 आ गई है और यूनिट वेक्टर हम ऑलरेडी पीछे फाइंड कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास हमने वैल्यूज़ पुट करके, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में
वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए इज इक्वल टू 4i प्लस जे माइनस 2k। बी भी आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, ए क्रॉस बी को फाइंड कर लेना है। ये ए क्रॉस बी फाइंड करके उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक वो कहते हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है और ये आपका जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 110 स्क्वायर रूट स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास हो जाता है कंप्लीट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल सा है, इसमें आपके पास फोर्स दी हुई है।